गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखो 11th के अंदर जो अपने पास टॉपिक है वो कौन कौन सा है? मोल एंड रेडॉक्स। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, और उसके बाद है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, फिर थर्मोडायनेमिक्स और केटीसी। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स के भी दो पार्ट है अपने पास, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद जो इक्विलिब्रियम है उसके भी दो पार्ट है, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक, और वैसे ये दोनों भी अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, तो कुल मिला के ये अपने पास 11th के चैप्टर है। और बात करें अपन 12th के चैप्टर की, तो 12th में अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री के इंडिविजुअल 5 चैप्टर है। ठीक है, इसमें कोई सब चैप्टर अपने पास नहीं है। जैसे 11th में अपने पास सब चैप्टर थे, मोल के साथ में रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम में 2 चैप्टर हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में भी अपने पास 2 चैप्टर है। लेकिन 12th में अपने पास कोई भी किसी भी चैप्टर में कोई सब चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर इंडिविजुअल हैं और केवल अपने पास 5 चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉलिड स्टेट और फिफ्थ सरफेस केमिस्ट्री। तो ये टोटल अपने पास 5 चैप्टर है। ठीक है, अब अपन बात करें 11th फिजिकल के सिलेबस की, तो 11th फिजिकल का सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसमें जो अपना थर्मोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट था, तो थ्योरी तो मैंने क्लास के अंदर कंप्लीट करा दी थी। अब मैंने फिर भी थ्योरी का कंप्लीट थ्योरी का वीडियो बनाया। उसके अलावा जो सीट है, सीट के क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री के, वो मैंने वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैंने कई सॉल्यूशन भेजे हैं थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के, वो आप देख सकते हो। और थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये अपना पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज में आएगा। अब अपन बात करें 12th की, तो 11th के चैप्टर आपको रिवाइज करने पूरे कंप्लीट। देखो, अब जैसे अपने पास मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल कॉन्सेप्ट सब जगह काम आया। बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो अगर अपने को 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए रेडॉक्स रिएक्शन आना आपको कंपलसरी है। ठीक, फिर उसके बाद बात करें अपन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन चैप्टर के लिए अपने को मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर अपन सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें थर्मोडायनेमिक्स सब जगह यूज में आएगी, और इक्विलिब्रियम ये अपना जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें इक्विलिब्रियम के कुछ कॉन्सेप्ट यूज में आएंगे। तो साथ ही साथ आपको 11th का सिलेबस कंप्लीटली रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम के जो कुछ लास्ट के टॉपिक है वो आपके रह गए थे, तो वो भी अपन बीच बीच में डाल के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो 11th का सिलेबस अपना कंप्लीट है फिजिकल केमिस्ट्री का। अब उसके बाद अपन बात करते हैं 12th के सिलेबस की। तो कल से अपन 12th के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर होगा अपना केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या करना है, जैसे 11th में फिजिकल केमिस्ट्री का एक अलग से रजिस्टर बनाया था, उसी प्रकार से अलग से रजिस्टर बना के 12th का उसमें फर्स्ट चैप्टर लिखना है केमिकल काइनेटिक्स। और जैसे आप 11th में नोट्स बनाते थे, सेम उसी तरीके से 12th में नोट्स बनाना है आपको। ठीक है, 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 11th के बीच बीच में अपन डालते रहेंगे, और थर्मोकेमिस्ट्री के हो सके तो 2 या 3 दिन में आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, और ये जो आपके पास अभी जो टाइम है, टाइम को आपको कील नहीं करना है बिल्कुल भी, और समय का पूरा सदुपयोग करना है। और आपको अभी भी घर पे बैठ के पूरे कम से कम 8-10 घंटे पढ़ाई करनी है।
क्योंकि आपको 12th के साथ में 11th भी रिवाइज करनी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो देखो अपने पास चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो नाम से पता चल रहा है कि काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है। काइनेटिक्स का मीनिंग होता है गति से। ठीक है, तो किसकी गति? केमिकल्स। तो अपने को इस चैप्टर में केमिकल्स की गति का अध्ययन करना है। अब केमिकल्स की गति का अध्ययन करने का क्या मतलब है कि अपने पास कोई अभिक्रिया है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो इस अभिक्रिया की गति का अपने को अध्ययन करना है। अब गति कैसे कि जो अभिकारक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? उत्पाद में। तो अभिकारक जब उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें कितना समय लग रहा है, ये जो परिवर्तन में जो समय लग रहा है उसका अपने को अध्ययन करना है। और इस परिवर्तन, इनकी सांद्रता में परिवर्तन को अपन बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। तो कुल मिला के केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि अपने को अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? अभिक्रिया के वेग का। अभिक्रिया के वेग, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। तो इसमें केमिकल काइनेटिक्स में अपन किसका अध्ययन करेंगे? अभिक्रिया के वेग का। तो केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर अभिक्रिया के वेग के अलावा इस वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, और थर्ड पॉइंट अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स में किसका अध्ययन करेंगे? इसकी परिभाषा क्या होगी केमिकल काइनेटिक्स की? रसायन विज्ञान की वह शाखा। क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा लिखो आप। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग, अंग्रेजी में लिख लेना रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, कोमा, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, अब अपन पहले ये देखें कि जो अभिक्रिया के वेग का अपन अध्ययन करेंगे तो कौन से प्रकार की अभिक्रिया का वेग अपने को लेना है। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया को अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो देखो वेग के आधार पर अभिक्रिया को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले अपन बात करें स्लो रिएक्शन, धीमी गति की अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन। तो धीमी गति की अभिक्रिया का क्या मतलब है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कई दिन, महीने या वर्ष लगते हैं, वह अभिक्रिया, परिभाषा लिख लो, वह अभिक्रिया जिसको पूरा होने में कई दिन, महीने या वर्ष लगते हो, धीमी गति की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होगी? एग्जाम्पल लिखो,
लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगने में बहुत अधिक समय लगेगा, तो ये हो गई अपने पास धीमी गति की अभिक्रिया। ठीक है। सेकंड अपन बात करें, सेकंड अपने पास तीव्र अभिक्रिया, मतलब तीव्र गति की अभिक्रिया, तीव्र गति की अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन क्या है कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कुछ क्षण लगते हो, जिसको पूर्ण होने में कुछ क्षण लगते हो। क्षण का मतलब क्या है, एक सेकंड का भी कुछ हिस्सा, मतलब बहुत कम समय में जो अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है वो अपने पास क्या कहलाएगी, तीव्र गति की अभिक्रिया। वह परिभाषा लिखो, वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अभिक्रिया। जैसे HCl अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य जब अभिक्रिया करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब HCl एसिड अपन मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी कि अपने को पता भी नहीं चलेगा कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो ये अपने पास एक धीमी गति की अभिक्रिया, सॉरी फास्ट रिएक्शन है। ठीक है। तो अपने पास दो अभिक्रिया हो गई, एक धीमी गति की और एक तीव्र गति की। तो इसमें तो बहुत अधिक समय लग रहा है और इसमें बहुत कम समय लग रहा है, तो अपन दोनों ही अभिक्रिया का इस चैप्टर में अध्ययन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को इस चैप्टर में जो अभिक्रिया का वेग निकालना है वो कौन सा वेग निकालना है, तात्क्षणिक वेग। किसी समय t पर अभिक्रिया का वेग अपने को निकालना है। तो अगर अपन धीमी गति की अभिक्रिया के लिए किसी समय t पर वेग निकालना चाहें तो वो वेग लगभग कितना आएगा अपने पास, 0। जैसा मान लिया जाए कि मैं कहूँ लोहे पर जंग लगना, अपने पास लोहे की टेबल है जिसमें जंग लगने में मान लिया जाए 1 वर्ष लगा, जंग लगने में कितना समय लगा, 1 वर्ष। ठीक है। तो मैं कहूँ 5वें दिन में 2:15 पर इस अभिक्रिया का वेग कितना है। तो ये वेग अपने को कितना मिलेगा, लगभग 0 मिलेगा। मतलब इस वेग को अपन क्या मानेंगे, 0, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम t मैंने दे दिया कि 15वें मिनट पर इस अभिक्रिया का वेग कितना है। ठीक है। तो लोहे पर जो जंग लगने की जो स्पीड होगी एक पर्टिकुलर टाइम t पर, वो लगभग कितनी होगी, 0, क्योंकि जंग लगने में कितना समय लग रहा है, 1 वर्ष। इसलिए इस अभिक्रिया के वेग का अपन अध्ययन नहीं करेंगे। फिर दूसरी अभिक्रिया हुई तीव्र अभिक्रिया। अब तीव्र अभिक्रिया में अगर मैं वही बात करूं कि एक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में मान लिया जाए कि 0.25 सेकंड लग रहा है। अब मैं इसमें निकालना चाहूँ कि 0.10 सेकंड पर वेग कितना है, तो ये जो वेग है ये इतना ज़्यादा है कि अपन इस टाइम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के वेग का अपन अध्ययन नहीं करेंगे, तो फिर किसका करेंगे। तो इसके बाद थर्ड रिएक्शन है अपने पास मध्यम गति की अभिक्रिया, मध्यम गति की अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन।
तो मध्यम गति की अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो देखो मध्यम, मध्यम मतलब दोनों के बीच की अभिक्रिया, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग इससे तो क्या हो अधिक हो लेकिन इससे क्या हो कम हो, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास मध्यम गति की अभिक्रिया। तो अगर अपन परिभाषा की बात करें तो क्या कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कुछ सेकंड या मिनट्स लग रहे हो, वह अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में कुछ सेकंड या मिनट्स लगता है। तो परिभाषा लिखो, वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कुछ सेकंड या मिनट लगते हैं मध्यम गति की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब बात करें मध्यम गति की अभिक्रिया कौन सी है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखो, जैसे अपने पास है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू अमोनिया, ये आपके पास मध्यम गति की अभिक्रिया। सेकंड हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टू HCl। थर्ड रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 टू सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल, क्या फॉर्म होगा? इथाइल एसीटेट प्लस H2। नेक्स्ट फिफ्थ, तो फिफ्थ रिएक्शन हो गई अपने पास शर्करा। शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 प्लस H2, क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये जो अभिक्रिया है अपने पास, ये मध्यम गति की अभिक्रिया है और इन अभिक्रियाओं के वेग का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना था यहाँ पर? वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो ये जो दो अभिक्रिया है धीमी गति और तीव्र गति की अभिक्रिया, दोनों की परिभाषा लिख ली और दोनों के एग्जाम्पल लिख लिए। फिर इसके बाद इसकी परिभाषा हो गई कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स लगते हैं मध्यम गति की अभिक्रिया कहलाती है। और यही अपने पास क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट मीन्स इस चैप्टर में अपन इसी प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अब ये जो मध्यम गति की अभिक्रिया है, ये किस टाइप की अभिक्रिया है? तो ये अपने पास जैसे इसमें जो अपने पास रिएक्टेंट है वो आयोनिक फॉर्म में है और इसमें जो अपने पास रिएक्टेंट है अभिकारक है वो कौन सा है? सहसंयोजक। मतलब इसमें जो बंध है वो कौन सा है? सहसंयोजक बंध है। तो सहसंयोजक बंध को टूटने में और नया बंध बनने में कुछ समय लगता है, मतलब इससे ज़्यादा समय लगेगा। तो ये हो जाएगी अपने पास मध्यम गति की अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन अभिक्रिया के वेग की। तो देखो, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा हो गई, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो तीन प्रकार हो गए, धीमी गति की अभिक्रिया, तीव्र गति की अभिक्रिया और मध्यम गति की अभिक्रिया, जिसमें अपन अध्ययन करेंगे मध्यम गति की अभिक्रिया का। अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया के वेग। तो देखो, अपने पास टॉपिक है
अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अंग्रेजी में बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अपने पास एक रिएक्शन होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करें तो परिभाषा क्या देंगे? अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो परिभाषा लिखो, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास इसका सूत्र क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे हुए परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, ये अपने पास सूत्र हो गया। तो ROR बराबर देखो सांद्रता, तो सांद्रता को लिखेंगे अपन C से, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और परिवर्तन, परिवर्तन को लिखा जाता है डेल्टा से। तो सांद्रता में परिवर्तन को किससे लिखोगे? डेल्टा C से। ठीक है, और परिवर्तन में लगा समय, तो कितना समय लग रहा है? तो ये समय हो गया अपने पास डेल्टा T। समय क्या हो गया? डेल्टा T। तो अपने पास फॉर्मूला हो गया डेल्टा C बाई डेल्टा T। ठीक है, अब इसमें देखो कि अपन जब बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ क्या होती है? डिक्रीज। डेल्टा C का मतलब क्या हो गया? C2 माइनस C1, और डेल्टा T का मतलब हो गया T2 माइनस T1। ठीक है, तो रिएक्टेंट की सांद्रता क्या होती है? डिक्रीज। तो रिएक्टेंट के लिए क्या होगा? रिएक्टेंट के लिए अपने को क्या मिलेगा? अभिकारक के लिए C2 लेस देन C1 ये मिलेगा। अब C2 लेस देन C1 मिलेगा, टाइम तो बढ़ेगा, तो T2 बड़ा ही होगा T1 से। तो C2 लेस देन C1 है, तो यहाँ पर अपने पास साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। मतलब अभिक्रिया का वेग अपने को अभिकारक के लिए क्या मिलेगा? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। वेग क्या हो? नेगेटिव। तो नेगेटिव वेग का अपने पास यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर मैं अभिकारक के लिए नेगेटिव चिन्ह लूंगा तो यहाँ पर इसका साइन कौन सा हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का पॉजिटिव। तो अभिकारक के लिए अपने को पॉजिटिव चिन्ह नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग करना है। सेकंड अपन बात करें उत्पादों के लिए, तो उत्पादों के लिए उत्पादों की बात करें तो उत्पादों की सांद्रता समय के साथ में बढ़ेगी। इट मीन्स C2 ग्रेटर देन C1। तो उत्पादों के लिए कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। तो उत्पादों के लिए तो वैसे भी कौन सा साइन आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये हो गया अपने पास अभिक्रिया के वेग का सूत्र। इट मीन्स अब अपने को ध्यान क्या रखना है? अपने को ये ध्यान रखना है कि अभिकारकों के लिए कौन सा चिन्ह लोगे? नेगेटिव, और उत्पादों के लिए कौन सा चिन्ह लोगे? पॉजिटिव। ठीक है,
अब बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी इकाई की अगर अपन बात करें तो ROR की यूनिट क्या होगी? तो ऊपर तो अपने पास क्या है? सांद्रता, और नीचे क्या है? समय। तो सांद्रता और समय को ऊपर लेके गए तो समय इनवर्स, ठीक है। और सांद्रता की इकाई क्या होती है? सांद्रता की इकाई होती है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर, और समय की इकाई ले ली अपन ने सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। तो अब अपने पास अभिक्रिया के वेग का यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये अपने पास यूनिट आ गई। तो ये तो हो गया अपने पास सूत्र, और ये हो गई इसकी इकाई, ठीक है। नाउ अगर अपन बात करें कि अपने पास गैसीय अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया हो? गैसीय अभिक्रिया। तो अगर अपने पास गैसीय अभिक्रिया हो तो सांद्रता की जगह वहां पर क्या दिया हुआ होगा? वहां सांद्रता की जगह हो सकता है अपने को दाब दिया हुआ। तो दाब दिया हो तो फिर अपन कैसे निकालेंगे अभिक्रिया का वेग? तो वहां पर सूत्र क्या हो जाएगा? ROR बराबर दाब में परिवर्तन बटे हुए परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा यहाँ पर? ROR बराबर प्लस माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा T। ये अपने पास सूत्र हो गया। अब बात वही है कि अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो अभिकारकों का दाब घटेगा, क्योंकि उसके मोलों की संख्या कम होगी। तो दाब घटेगा तो कौन सा साइन लोगे? नेगेटिव, और उत्पादों के लिए पॉजिटिव। तो ये नोट करके लिख लो। तो नोट में क्या लिखोगे कि अभिकारकों के लिए ऋणात्मक चिन्ह और उत्पादों के लिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसकी इकाई की बात करें तो इकाई क्या होगी? तो यूनिट इकाई। तो देखो ऊपर अपने पास क्या है? दाब, और नीचे क्या है? समय। तो इकाई क्या हो जाएगी? दाब, समय को ऊपर लेके गए तो समय इनवर्स। तो ROR बराबर, अब दाब की इकाई जो भी होगी वो याद रख दो। जैसा अपन ने मान लिया ATM है तो ATM एटमॉस्फेयर, ठीक है। समय की इकाई ले ली अपन ने सेकंड, तो इकाई क्या हो गई दाब के रूप में? ATM सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो सांद्रता दी हुई हो, वैसे अपने को इस चैप्टर में क्या दे रखी होगी? सांद्रता। दूसरा हो गया कि गैसीय अभिक्रिया हो लेकिन उसमें अपने को क्या दे रखा हो? दाब। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब इस चैप्टर में अपन किसकी बात करेंगे? ये जो अपने पास अभिक्रिया का वेग है ये कौन सा है? औसत वेग। तो जब अपन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तब अपन बात कर रहे थे वहां पर औसत वेग की, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स में यही अंतर है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन बात करते हैं औसत वेग की, जबकि केमिकल काइनेटिक्स में बात करते हैं अपन तात्क्षणिक वेग की। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तो थर्ड पॉइंट हो गया अपना तात्क्षणिक वेग। इंस्टैंटेनियस
वेलोसिटी या स्पीड। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, किसी समय t पर एक पर्टिकुलर टाइम t लेना अपने को, तो किसी समय t पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। ठीक है भाई, एक तो औसत वेग निकालो, जैसे अभिक्रिया अपनी स्टार्ट हुई, अपने पास रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, t बराबर 0 टाइम पर अपने पास सांद्रता है जैसे C1। अब अपन यहाँ पर बात करें जैसे 100 सेकंड पर, इसकी सांद्रता हो गई C2। ठीक है, तो जब अपन समय ले रहे हैं 100 सेकंड, मतलब 0 से लेकर 100 सेकंड के बीच की जब अपन बात कर रहे होते हैं, तब तो वो कौन सा वेग हो गया अपने पास, औसत वेग। और अगर तुम बात कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम टिप की, कि अपन नोट करना चाहते हैं यहाँ पर कि 50वें सेकंड पर वेग कितना था, या 55वें सेकंड पर वेग कितना था, तो एक पर्टिकुलर टाइम टी पर जो वेग होता है वो वेग क्या कहलाता है, अपना तात्क्षणिक वेग। तो परिभाषा क्या होगी तात्क्षणिक वेग की, तो तात्क्षणिक वेग की परिभाषा लिखो, किसी समय टी पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन होगी जो आगे लिखाऊंगा। तो देखो, जो अपने पास समय है वो क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, टाइम इंटरवल क्या हो गया, बहुत छोटा। तो टाइम इंटरवल जब अपने पास बहुत छोटा हो गया, डेल्टा टी अपने पास बहुत छोटा हो गया, तो छोटा कैसे करते हैं साइंस में, लिमिट लगा के। मतलब यहाँ पर लिमिट क्या लगा दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो अब यहाँ पर लिमिट की बात करें तो ROR बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा टी। अब ये लिमिट जब अप्लाई करोगे तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ROR बराबर प्लस माइनस DC बाई DT। तो अब ये हो गया अपने पास तात्क्षणिक वेग का सूत्र। तो इस चैप्टर में अपने को जो अभिक्रिया का वेग लिखना होगा वो अवकलन के रूप में ही लिखना है, न कि डिफरेंस के रूप में, डेल्टा के रूप में। ठीक है, अब इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या दे सकते हैं अपन, तो इसकी सेकंड डेफिनेशन है कि अपने पास सांद्रता वर्सेज समय, सांद्रता और समय के बीच में क्या दे रखा हो, ग्राफ। तो सांद्रता और समय के बीच में जो ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में किसी पर्टिकुलर समय पर जो टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचेंगे, उस स्पर्श रेखा का जो ढाल है, वो ढाल किसको प्रदर्शित करेगा, तात्क्षणिक वेग को। तो परिभाषा क्या होगी, लिखो, सांद्रता व समय के मध्य आरेख में किसी समय t पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, अब अपन बार बार तात्क्षणिक वेग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अपन इस चैप्टर में तात्क्षणिक वेग पढ़ रहे हैं। तो जब भी अपन अभिक्रिया के वेग की बात कर रहे होंगे तो वो वेग अपना कौन सा हो गया, तात्क्षणिक वेग। तो अब तात्क्षणिक वेग नहीं बोलना है, जब अपन ROR बोल रहे हैं तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया। ठीक है, अब देखो, इसमें फर्स्ट ग्राफ लिया अपन ने अभिकारकों के लिए। सेकंड
ग्राफ हो जाएगा अपना उत्पादों के लिए। ये सांद्रता और ये हो गया अपना समय। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि अभिकारकों के लिए अपने को सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो देखो समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में क्या आएगी, कमी। तो यहाँ पर अपने को जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, घटता हुआ। ठीक है। और उत्पादों की अब अगर अपन बात करें तो उत्पादों की सांद्रता समय के साथ में बढ़ेगी। तो अपने को ग्राफ कैसा मिलेगा, बढ़ता हुआ। ठीक है। अब ये हो गया अपने पास समय और सांद्रता के बीच में ग्राफ। अब इस ग्राफ की सहायता से अपने को अभिक्रिया का वेग निकालना है। अब अपने पास एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसा मान लिया कि ये टाइम अपन ने सेलेक्ट कर लिया, इस समय पर अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो यहां से एक लाइन खींचो और ये लाइन इस ग्राफ को जहां पर काट रही है उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। तो ये अपन ने एक स्पर्श रेखा खींची और इस स्पर्श रेखा का अपने को क्या लेना है, ढाल लेना है। तो यहां पर एक त्रिभुज बना दो। ये हो गया अपने पास थीटा, ये कोण कितना हो गया, थीटा। तो ढाल का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो देखो इसका ढाल कितना हुआ, ये वाला एंगल कितने का हो गया, 180 माइनस थीटा। तो ढाल हो गया अपने पास tan थीटा। थीटा कितना है, 180 माइनस थीटा। तो स्लोप m बराबर हो गया tan 180 माइनस थीटा। ठीक है। और एक tan थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, लंब बटे हुए आधा। तो लंब अपने पास कितना है, AB। लंब है अपने पास AB और आधार कितना है, BC। तो AB कितना हो गया अपने पास, DC, और BC कितना हो गया अपने पास, DT। ये तो सांद्रता हो गई और ये क्या हो गया अपने पास, समय। ठीक है। अब tan 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव। तो tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस tan थीटा बराबर DC बाई DT। तो स्लोप tan थीटा बराबर कितना हो गया, माइनस DC बाई DT। तो जो अपन ने परिभाषा दी थी उसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि अभिकारकों के लिए सांद्रता और समय के मध्य खींचे गए आरेख में किसी समय t पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल अपने को क्या बता रहा है, अभिक्रिया का वेग बता रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से उत्पादों की अपन बात करें तो उत्पादों में कोई पर्टिकुलर टाइम लो, जैसे ये टाइम ले लिया अपन ने, इस समय पर अपने को अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो यहाँ से एक लाइन खींचो, ये ग्राफ को इस जगह काट रही है। अब यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचो, ये स्पर्श रेखा खींची, इस स्पर्श रेखा का अपने को ढाल लेना है। तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो tan थीटा tan थीटा बराबर वही tan थीटा क्या होता है, लंब बटे हुए आधार। तो लंब कितना हो गया, BC, और आधार है अपने पास AB। तो BC अपने पास क्या हो गया, DC, और AB क्या हो गया अपने पास, DT। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, प्लस DC बाई DT। तो ये हो गया अपने पास अभिक्रिया का वेग, किसके लिए, उत्पादों के लिए। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास अभिक्रिया का वेग। तो कुल मिला के अभिक्रिया के कौन से वेग की बात करेंगे अपन बात करेंगे इस चैप्टर में तात्क्षणिक वेग की। और तात्क्षणिक वेग क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर अभिक्रिया का वेग, जिसका सूत्र क्या होगा,
प्लस माइनस dC बाई dt। ठीक है, प्लस किसके लिए लेना है, उत्पादों के लिए, और माइनस किसके लिए लेना है, अभिकारकों के लिए। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके अलावा इसकी यूनिट, तो यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ओके।